कि नहीं हुआ? हाँ सर, वो एक्सरसाइज 2 तक हो गया। तो नहीं, इसमें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एग्जाम में। अच्छा हाँ सर, एग्जाम में वो आया था, बेयर्स किससे थ्योरम आया बेस? था, पर थोड़ा बीत गया था इसलिए आ गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ही है। बेस थ्योरम याद करके गए थे ना फॉर्मूला? हाँ सर। चलो आज के बाद तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा। आज हम पढ़ाएंगे तुमको टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम और बेस थ्योरम, ठीक है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस का भी एग्जाम अच्छा गया होगा ना? नहीं सर, पता नहीं सर, मैंने पूछा नहीं। अच्छा, ठीक है, बहुत खुश हुआ मैं, तुमने बोला इतना कि 70 आएगा, तो फिर तो बोर्ड में तुम फाड़ दोगे ऐसा मेरा मन अब कह रहा है। ठीक है, पर हिम्मत नहीं हारना, एकदम प्रैक्टिस करते रहना। मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, छोड़ना नहीं है मैथ को, ठीक है ना? मैथ सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। हाँ सर। आज हम थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें अपना है या इसको हम ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो पहले नॉर्मली हम ये जानते हैं, मान लो कि हमारे पास एक बैग है, ये बैग है अपना, ठीक है? इसमें 3 रेड बॉल है और 4 जो है, सॉरी 3 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है, ठीक है? तो इसमें से हम एक बॉल निकालते हैं, 1 बॉल बाहर कर लिए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा रेड बॉल का, तो हम फटाक से बोल देंगे कि भाई जैसे कि नॉर्मली हमने पढ़ रखा था 10th में कि रेड जो है अपने पास 4 है, टोटल बॉल 7 है, तो 4/7 फटाक से कर देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन बोल दिया जाए कि मान लीजिए कि आपके पास 3 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है, ये बैग 1 है, ठीक है? तू क्या कर रहा है? उसको रख देना साइड में, ठीक है? और एक दूसरा बैग दे दे, ये बैग 2 है, इसमें 4 जो बॉल है वो ब्लैक है और 5 रेड बॉल है। और इसमें से मतलब दोनों ही बैग में से, ये नहीं बोला है कि भाई किसी बॉल में से किस बैग में से निकालना है, डायरेक्ट बोल दे कि आप दोनों ही में से किसी भी बैग को चूज करिए और उनमें से निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताइए। तब हमारे लिए टेंशन हो जाएगा भाई, अब किस बैग को चुनना है, ठीक है? तो इस जगह पे टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। हाँ, तो ये भी एक रास्ता हमारे पास है कि ये भी है। हाँ, इसमें ये बात का ध्यान रहे कि चलो ये तो कंडीशन में आ जाएगा, पहले उसको देखते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिसजॉइंट नेचर के होने चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ भी चीजें कॉमन नहीं होने चाहिए दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये डिसजॉइंट इन नेचर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर पहला वाले को हम बैग 1 के लिए अगर इवेंट 1 मान ले, तो इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2, ठीक है? ये आ जाने चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको हम एग्जॉस्टिव भी, ये सब वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, एग्जॉस्टिव इवेंट भी बोल सकते हैं। मतलब E1 इंटू E2, मतलब ये अगर इवेंट E1 हो गया और ये दूसरा वाला इवेंट E2 हो गया, तो दोनों का सैंपल स्पेस ऐसे होना चाहिए। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ इसके, ये एक तो हो गया फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और थर्ड पॉइंट जैसा कि बुक में इस टाइप से फिगर वगैरह दे रहा होता है। ऐसे मान लो कि एक इवेंट है E1, ये इवेंट है E2, ये E1 इवेंट, ये E2 इवेंट, और ये E3 इवेंट, और ये मान लो कि A। तो यहाँ पे अगर देखें तो E1 E2 E3 तीनों में, और ये सैंपल स्पेस है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? ये हमने ऊपर से डाला, ये देखो E1 E2 E3 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब हम इसको कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि ये डिसजॉइंट इन नेचर के हैं। अब हमें अगर दे दे कि भाई एक ही प्रोबेबिलिटी बताओ, मान लो कोई बॉल है, ठीक है, या कुछ भी है, कोई इवेंट है, तो उसको हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम केस 3.3 हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि EI इंटरसेक्शन EJ। अब IJ क्यों लिख दिया यहाँ पे? हम ये भी लिख सकते थे कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, या E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल टू 5 से भी लिख सकते थे। हम जनरल केस लिख रहे हैं कि EI इंटरसेक्शन EJ होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए, मतलब नल सेट होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है? I नॉट इक्वल टू J। ये सब मेन बातें मैं बता रहा हूँ, मतलब जिसको हम डिसजॉइंट सेट भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे i और j का जो वैल्यू होगा ये 1 2 3 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 तो E1 E2, ठीक है। जो भी हम उसके बाद 4th नंबर पॉइंट ये बात याद रखना है। कोई आया है क्या? और आशीष, कब आए आशीष? कौशल, पीछे का कुछ बताऊं या आ गया समझ में आशीष? यस सर, आ गया। कहाँ पे कब आए आशीष? तुम ये बता रहे थे तो आए थे क्या ये बैग 1 बैग 2 वाला? सर बाय वन पे पहुंचा, बाय वन पे जब पढ़ा तो उसमें आया था। बाय 1 नहीं है, बैग 1 है, ठीक है। बैग 1 बैग 2 बैग 1 में मान लो कि 3 बॉल रेड मतलब ब्लैक है, 4 बॉल जो है रेड है, और जो बैग 2 है उसमें 4 बॉल ब्लैक है और जो 5 है रेड बॉल है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो किसी भी बैग में से हम चुन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मतलब सोल्व करने के लिए हम जो पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले क्या होता था कि मान लो कि हमारे पास ये एक बैग है, ठीक है, ये एक बैग है, तो इसमें 3 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है। तो हम 10th में सोल्व करते थे, डायरेक्ट इसका टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। तो रेड का अगर पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो हम लिख लेते थे कि 4 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितने हैं 7, तो 4/7। लेकिन हमसे अगर पूछ दे कि 2 बैग है और दोनों में कुछ रेड कुछ ब्लैक बॉल है, तो उसमें से रेड का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसके लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस है कि भाई ये डिसजॉइंट नेचर के होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इवन यूनियन E2 मतलब इवेंट 1 अगर हम इसको मान ले, इसको इवेंट 2 मान ले, तो ये इन दोनों को अगर हम यूनियन ले ले तो सिंपल स्पेस होना चाहिए, मतलब ये एग्जॉस्टिव नेचर का है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो यही हमने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे देखो एक हमने इवेंट 1 ले लिया जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया बुक के अकॉर्डिंग, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, इवेंट 3। तो इन तीनों में हम कुछ भी कॉमन नहीं देख रहे। तो यहाँ पे हमें मान लो कोई चीज एक ये पूछेगा तो ये हम निकालेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे हमने EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 लिया और I इज नॉट इक्वल टू J लिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब उनका इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। यहाँ पे I का वैल्यू और J का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगा अप टू n, ठीक है। ये सब कुछ मतलब कंडीशंस थे। और क्या है कंडीशंस? तो E1 यूनियन, अगर हम इस फिगर के हिसाब से या फिर नॉर्मली बात करें तो E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन EN, मान लो हमारे पास जितने भी इवेंट हो इन सब का जब हम यूनियन लेंगे तो सिंपल स्पेस आएगा, जिसको हम एग्जॉस्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। 5th कंडीशन यही है, वो यहाँ पे हमने 2 लेके बताया था, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे n लेके बताया, ठीक है। आशीष, ऐचुक, कौशल क्लियर हो रहा है? ग्रेस कहाँ थे तुम, लेट क्यों हो गए भाई? उसके बाद क्योंकि लेट क्लास होता है तो हम टाइमली अवेलेबल होते हैं, वैसे कभी कभी जैसे 8:35 मैसेज करता हूँ तो 37 या 40 हो जाता है, लेकिन 55 जब हमने मैसेज किया तो हम पूरा तैयार रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है। उसके सर बाद घर पे लेट आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, सर हाँ बोलिए। सर वो 4th पॉइंट में ब्रैकेट के अंदर क्या है? एग्जॉस्टिव लिखा, एग्जॉस्टिव EXHAUSTIV, पहले भी लिखा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, तो इवेंट E1 जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ठीक है, इन सब में जो कुछ कॉमन है, तो अगर इसका A का पूछ दे तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत सारे इवेंट अगर हमारे पास है तो n इवेंट है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 PE1 इनटू PA अपॉन E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इनटू PA अपॉन E2, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करें, जैसे पहले पढ़ रहे थे कि इवेंट 1 का प्रोबेबिलिटी इनटू इवेंट 1 तो हो चुका है, ठीक है, तो अब A का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। E1 इज ऑलरेडी डन, तो PA बाई E1 ये तो हो गया। इसके लिए मान लो कि अगर हमारे पास n इवेंट है, जैसे E1 E2 E3 बहुत सारे इवेंट है, तो इसका निकाल लिया, ये आ गया, प्लस इसका ये आ गया। इस प्रकार से हम लिखते रहेंगे प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और n के लिए अगर हम लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EN, तो EN तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इनटू क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको जब हम टोटल लिखेंगे तो एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं इसको, तो PA इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई का वैल्यू 1 2 3, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो n है, ठीक है। तो PEI लिख दिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI, आई का वैल्यू बदलते रहेंगे, जितना इवेंट होगा उतना डालते रहेंगे। तो ये हो गया अपना जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ बोलो थ्योरम बोलो एक ही बात है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, एक फॉर्मूला प्रूफ करके निकालने की कोशिश करते हैं। हो गया ये, इच्छुक? हाँ सर हो गया। मान लो कि ये एक सिंपल स्पेस है, इसमें कोई एक इवेंट ए हो रहा है, तो हम इसको इवेंट ए को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एस, ऐसा तो लिख सकते हैं। ए और एस में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सपोज करो कि भाई अपने पास, ये समझ में आया नहीं चूक, ए इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन एस, ये जो हमने लिखा ये समझ में आया या नहीं? हाँ सर आया। ए इंटरसेक्शन एस, तो बोलोगे कि सर ऐसा काहे लिखे, तो यहाँ से देखिए अपना काम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एस को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये देखो अपना एस क्या था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन En। तुम पहले से भी इसको करे होगे, लेकिन जब हम इसको फाइनली जो भी टॉपिक हम करा रहे हैं वो तुम्हारा फुल क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है। बेस थ्योरम तो हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन उससे पहले जो भी तुम्हें पढ़ाया अब उसमें तुम कहीं नहीं अटकोगे, क्वेश्चन लगाने में आसानी हुई होगी अगर तुमने एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा। तो आशीष तुमने किया गया क्वेश्चन 0.2 सॉरी 0.1 0.2 एक्सरसाइज किए कंप्लीट? आशीष, गिरीश, कौशल? 0.2 पे लास्ट तरफ नहीं किया हूँ। अच्छा, लेकिन जितना भी किए हो रहा था, इसलिए समझ में आ रहा था ना? यस सर। हाँ इच्छुक, तुमने तो पूरा कर लिया ना 0.2? हाँ सर 0.2 तो हो गया। हाँ ठीक है। और आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद वैसे 0.3 भी आप आधा कर लिए होंगे, जैसे हमने पिछले दिन बोला था, गौरव मत कर ऐसे पढ़ाई करना। 0.3 जो है मतलब आज का क्लास करने के बाद अब पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, तब नहीं अटकेंगे। वैसे थोड़ा लास्ट के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ अच्छा एक काम और कर लेते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं, फिर दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। पी इसको हम लिख लेते हैं सबका, मतलब इसको सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी तो नहीं लेंगे अभी, पी नहीं लेना है, हमने दोनों तरफ लेना था। इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन EI या EN भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है।
इन सब का प्रोबेबिलिटी मीन्स ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन E1, इन सब का प्रोबेबिलिटी लेंगे। तुम लोग बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, देखने से पढ़ाई होता है क्या? राइटिंग दिख रहा है, तू क्या कर रहा है गौरव? कृति सॉल्व कर, मैथ को सॉल्व कर, तब होगा। इन लोग का भी मैथ का एग्जाम है, ये लोग बैठ के देख रहा है, बुक की तरफ देख रहा है, मतलब हम पढ़ रहे हैं। तुम लोग भी ऐसे करते थे ना बचपन में चुक? चुक, ग्रेस, कौशल, बुक की तरफ देखना को पढ़ना माना जाता था ना? क्या तो सर? बुक उल्टा कर देते सर। हाँ, बुक उल्टा के ऐसे देखते रहते थे बुक की तरफ, ताकि पेरेंट्स को लगे कि हम पढ़ रहे हैं ना। पढ़ रही बचपन में है। हम भी बचपन में ऐसा करते थे। एक्चुअली ठीक सर है, हमारे पेरेंट्स का मेरे पेरेंट्स का तो मानना है बुक की तरफ देखो, चाहे शांत रहो या क्या कहते हैं मुंह से कुछ बोलो या ना बोलो, मगर बुक की तरफ देख के रहना पड़ता था। अच्छा, वही गौरव और प्रीति आराम से मैथ खोल लिया, एक वो राइटिंग खोल लिया है, राइटिंग की तरफ देख रहा है, उसको लग रहा है कि बस पापा थोड़ी देखेंगे बगल से। सब लोग ऐसे ही करते हैं। इन लोग को बोलते हैं यार पढ़ लो, पर ये लोग वो बोलता है ना टीचर का बच्चा कमजोर रहता है पढ़ने में, वही बात हो गया। मतलब ये लोग पढ़ भी नहीं करता है। हम तो सबको समान रूप से देखते हैं, भाई जिसको पढ़ना है पढ़ो, ज्ञान भरे पड़े हैं, जिधर मर्जी बटोर लो। ये लोग ले भी नहीं करता है। देखो हमने इसको इस प्रकार से लिखा, ये बात समझ में आया? ब्राउन वाला लाइन समझ में आया? चुप। हाँ सर। हाँ, अब जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, अगर दो के बीच में इंटरसेक्शन हो, इसको निकालने को पढ़ा था ना, इन सब का अलग अलग हम लगा देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1 को हम क्या लिखेंगे? जो बाद में होता था उसको पहले लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑलरेडी हो चुका है, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑलरेडी हो चुका है तो ए का, इस प्रकार से हमने लिख दिया पहले वाले को। दूसरे वाले को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू En ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब ये देखो ये क्या मिला, ये फर्स्ट ये सेकेंड टर्म, सब में क्या अंतर है? बस 1 2 3 बस यही आता जा रहा है। मतलब हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो A अपॉन EI, और ये हो गया इसका फॉर्मूले का प्रूफ, डेरिवेशन जिसको तुम लोग बोलते हो, जो कि इजी वे में आ गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ में आ गया ग्रेस? ये थे इसको प्रूफ। बोलोगे सर इससे तो कोई वास्ता ही नहीं है। अरे वास्ता नहीं है, पर इसको कर लिए तो क्लियरिटी मिल गया, अब क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। पढ़े थे क्या इसको? ये थे ऐसे इच्छुक? नहीं सर, प्रूव नहीं किया सर। है ना, प्रूफ में कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं है भाई। ए को हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन है बस, और कहाँ कुछ है? बस उसको थोड़ा सा थोड़ा पूरा काम हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को, ये बता रहे हैं। मतलब इसको कॉपी कर लिए, नेक्स्ट चले। कौशल किशोर, हाँ सर। यस सर। आशीष, इच्छुक, नेक्स्ट चले। यस सर। हाँ सर। हम जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को पढ़ा देंगे, प्रोबेबिलिटी के सभी के क्या बोलते हैं डेरिवेशन करा देंगे, और सभी पे बेस्ड, हर एक फॉर्मूले पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन करके करा देंगे। उसके बाद तुम लगाओगे, उसके बाद जो डाउट होगा वो पूछोगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसके बाद तुम पूछोगे ही नहीं, पूरा कर लोगे। क्योंकि जैसे कि हम दो एक्सरसाइज तुमसे करवाए हैं, एक भी डाउट लेके तुम नहीं आए अभी तक, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का मतलब यूज देखते हैं कि कैसे होता है। कि एग्जाम्पल अपनी मर्जी से ही ले लेते हैं, वही जो बचपन में लिए थे पीछे, कि 2 बैग ले लिए, इसी को करके देखते हैं। तो हमने बोला था बैग 1 है तुम्हारा, बैग 1, और ये है बैग 2।
और बेस थ्योरम सब कहते रहते हैं कि ये है वो है, वो भी कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बस तुम देखते रहना। इसका भी प्रूफ करेंगे, सब का करेंगे। तो इसमें 3 रेड बॉल है, ऐसा ही कुछ हमने माना था, और 3 ब्लैक बॉल है। बैग 2 है, उसमें 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो इसमें पूछा गया कि भाई दोनों में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा। तो हमारे पास 2 रास्ते हो गए। ऐसे ही तुम फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है, और इसको कर दोगे, देखो आराम से हो जाएगा। इसको चाहे तो हम इवेंट E1 और E2 भी मान सकते हैं। इवेंट E1 है ये अपना इवेंट E2 है, ठीक है, इवेंट E1 इवेंट E2। तो हमें बोला गया कि रेड बॉल निकालो, तो रेड बॉल निकालने के लिए हम तो किसी भी बॉल में से निकाल सकते, मतलब किसी भी बैग में देख सकते हैं, बैग 1 बैग 2। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 अगर पूछा जाए, मतलब फर्स्ट बैग का पूछा जाए, तो कितना होगा, हाफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 मतलब सेकंड बैग का, तो ये क्या होगा, हाफ। या तो हम इसमें से निकालेंगे या तो इसमें से निकालेंगे, दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। ये समझ में आ गया कौशल? हाँ बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब बैग तो अपने पास पहले ही सिलेक्ट हमने कर लिया है, ऊपर वाला लाइन को देखो, बैग E1 हमने सिलेक्ट कर लिया है, इवेंट E1 ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल चाहिए, तो जो हो चुका है उसको नीचे लिखते हैं, जो नहीं हुआ उसको ऊपर, PR/E1। इसी प्रकार अगर नीचे वाले रास्ते से देखा जाए तो भाई E2 तो पता चल चुका है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल का R/E2, तो ये निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, E1 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब अपने को बैग पता चल चुका है कि भाई बैग 1 लेना है, बैग 1 लेना है। तो अब रेड निकालना है, तो बैग 1 में टोटल कितने बॉल है, 6 बॉल है, उसमें से रेड कितने, 3, तो ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसी प्रकार अगर नीचे वाले को देखें, तो इसमें हमने बैग सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिया कि भाई बैग 2 ही है, ठीक है। तो बैग 2 में टोटल कितने बॉल है, 9 बॉल है, तो ये हो गया 9। और हमें रेड का पूछा गया है, तो ऊपर में हो जाएगा 4, तो 4/9 हो गया। तो ये तो हमने, अब इसका मतलब ये नहीं कि PR की प्रोबेबिलिटी होगी, हमने PR/E1 और PR/E2 निकाला। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R, मतलब रेड बॉल। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो ये प्रोबेबिलिटी इनटू ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी इनटू ये प्रोबेबिलिटी, बस यही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2। याद करने का अच्छा टिप्स लगा या नहीं? जो ऐसे याद किए थे या रट्टा मारे थे? बोल भी नहीं करेगा यार। आशीष, ग्रेस, आवाज नहीं जा रहा हाँ मेरा, सर। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर, ऐसे भी किए थे सर ऐसे याद किए क्वेश्चंस। थे या रट्टा मारे थे नॉर्मली? ऐसे याद किए थे ना? रट्टा तो ऐसे ही मारे थे सर। रट्टा मारे थे ना, चलो अच्छी बात है। आप तो पता चल गया कि भाई इवेंट 1 हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, उसके बाद जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे सॉरी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ठीक है। ये इवेंट 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, R/E1, इवेंट 2 के साथ R/2, मतलब जैसे भी मर्जी दिमाग में सेट करो। अब इन सबका तो हमें देखो ऊपर में निकाल चुके हैं। E1 क्या हो गया, 1/2, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1/2 इनटू इसके बाद देखो R/E1 देखो यहाँ पे हमने निकाल रखा है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना 1/2 इंटू, इसको एक साथ करना है, इसको एक साथ करना है, R/E2 कितना निकला 4/9 निकला, ठीक है। तो हाफ तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, या तो नहीं तो ऐसे कर दो, कॉमन क्या लोगे 1/4 प्लस 4 1 जा 4 और 9 2 जा 18, 4/18। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 2/9, ठीक है। इसके बाद 9 4 जा 36 हो जाएगा एलसीएम, और 4 9 जा 9 हो जाएगा प्लस 2, नहीं गड़बड़ हो गया, 9 चौका 36, 4 9 जा 9 9 जा, ठीक है, और 9 4 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 3 16 17/36, 17/36। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। ये तो हमने एक जनरल केस लेके बता दिया।
अब हम एक क्वेश्चन भी लेके तुम्हें बता देते हैं। क्वेश्चन में हम सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इसको छापना है क्या? इसको छापना है कौशल किशोर? नो सर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 को जरा पढ़ के देखिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। ए पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक आदमी था, मतलब जिन्होंने एक कंस्ट्रक्शन जॉब लिया। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी द स्ट्राइक। बोल रहा है कि भाई अगर स्ट्राइक होता है तो प्रोबेबिलिटी है उस काम का 0.65 और 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ देयर इज अ नो स्ट्राइक। बोल रहा है कि जब स्ट्राइक नहीं होगा तब उसका जो चांस है कंप्लीट होने का वो 0.80 है, ठीक है। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। और बोल रहा है कि अगर स्ट्राइक होगा तो उसका जो चांस है वो 0.32 है। एक सेकंड फिर से, या क्या है नहीं है। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी द स्ट्राइक, ठीक है। 0.85 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, ठीक है। और 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ द स्ट्राइक। अच्छा, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा जब स्ट्राइक है, ठीक है। 0.32 डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम। तो टाइम पे जो कंप्लीट होगा इसका ये कर दो। तो हम इसको स्ट्राइक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। और ये हो गया नो स्ट्राइक। स्ट्राइक इवेंट को हम बी मान लेते हैं और नो स्ट्राइक को हम सी मान लेते हैं। और जैसा हम करते आ रहे हैं कि भाई कंप्लीट होने का जो है उसको हम ए मान लेते हैं, कंप्लीशन ऑफ जॉब, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, बोला है कि भाई जब स्ट्राइक होता है, ठीक है। कलर बदल देता हूँ थोड़ा, जरूरी है तो अच्छा। तो इसको हम बोल देते हैं पीबी, मतलब स्ट्राइक होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.65। तो 0.65 है स्ट्राइक होने पे प्रोबेबिलिटी। तो ये स्ट्राइक जब ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी तो नो स्ट्राइक है। तो 1 माइनस 0.65 जैसा हम 10th में पढ़ रहे थे, मतलब ये हो जाएगा 0.35। ये बात आ गया समझ में चूक? अब यहाँ पे जो हम निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ए अपॉन बी, क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। बी ऑलरेडी हो चुका है, जैसे हमने पीछे दिखाया था, यहाँ पे देखो E1 ऑलरेडी हो चुका है तो R बाई E1, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने बोला कि भाई पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास दिया है, बी हो चुका है तो पी ए बाई बी, तो ए बाई बी हमें निकालना है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, पी, यहाँ पे देखो सी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ए बाई सी निकालना है, पी ए बाई सी। अब देखो ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, कैसे, तो देखो 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ देयर इज अ नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, और काम कंप्लीट हुआ है तो इसका प्रोबेबिलिटी 0.6 कितना, हाँ 0.80 दे रखा है, तो नीचे वाला होगा नो स्ट्राइक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.80। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, ऑन द टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर स्ट्राइक हो चुका है मतलब स्ट्राइक हुआ है तब जाके कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, मतलब बी इज ऑलरेडी डन, स्ट्राइक हो चुका है, ठीक है। तो बी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.32। अगर मैं ये तुम्हें नहीं समझा पाया तो मुझे बोलो, फिर से मैं एक बार बताऊंगा, या समझ में आ गया ये बात? सर जरा फिर से समझा दो। ठीक है। और क्या बोलते हैं आशीष, तुम लोग को आया समझ, या फिर से बताऊं? बता दीजिए सर। ठीक है, मतलब इसी लैंग्वेज में तुम फंसोगे, बढ़िया से उलझोगे, ठीक है। तो चलो मैं फिर से मिटाता हूँ और फिर से बताता हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है कि तुम लोग उलझे हो, ठीक है। इसको मैंने मिटाया। अच्छा ये देखो, पहले हमारे फ्लो चार्ट को बढ़िया से समझो। हमने ये चीज समझ में आया कि बी हमने मान लिया स्ट्राइक और ए मान लिया नो स्ट्राइक, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया पीसी, ठीक है, और पीबी। ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर।
और ए को मान लिया कंप्लीटेशन ऑफ जॉब, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब यहाँ पे जो हम निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने वाले हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमने रास्ता बनाया था कि भाई सी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब नो स्ट्राइक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब स्ट्राइक, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्राइक हो चुका है, पहला वाला रास्ता क्या कह रहा है कि स्ट्राइक हो चुका है, ठीक है। अब बताओ जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे पी ए बाई बी। जैसा कि पीछे देखो हमने बताया था कि भाई इवेंट 1 अपना हो चुका है कि बैग 1 हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी। तो हमने बोला कि भाई इवेंट 1 हो चुका है मींस E1 नीचे और रेड की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर में R, तो पी आर बाई E1। इसी प्रकार हमने बैग 2 सिलेक्ट कर लिया है, मतलब यहाँ पे काम हो चुका है भाई अपना। इवेंट 2 जो है पता चल चुका है कि भाई सेकंड बैग है तो E2 ऊपर में लिखना है रेड क्योंकि हम रेड का निकाल रहे हैं। तो फाइनली आंसर PR निकलता था। ये बात समझ में आया? पहले ये बताओ। नहीं है समझ में? चूक सर आ गया। नहीं नहीं है तो ना बोल दो, फिर से मैं बताऊंगा और भी इजी वे में बताऊंगा। चूक अग्रेस जैसे मान लो कि ये बैग है, ठीक है। बी को मान लो कि ब्लैक बॉल है और सी को मान लो कि कलर बॉल है। नहीं ऐसा नहीं, चलो बॉल के टर्म में समझा रहा हूँ, नहीं समझे तो रुक जाओ। ये हो गया जो स्ट्राइक है अपना, मान लो कि ये हो गया बी जो हो गया बैग 1 हो गया और सी जो हो गया बैग 2 हो गया, ठीक है। और हम पूछ रहे हैं कि इसके अंदर अच्छा इसमें डाटा भी तो फीड करना पड़ेगा ना। डाटा में क्या लिखेंगे रे भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें कितने बॉल है ये सब तो भी तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, इसके लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो कि इसमें 3 रेड और 3 ब्लैक, दूसरे वाले बैग में 4 रेड 5 ब्लैक। तो हमने बोला कि भाई इसको हमने इवेंट 1 नाम दे दिया, देखो यहाँ पे, और इसको हमने इवेंट 2 नाम दे दिया कि भाई ये इवेंट 2 है। फिर हमने बोला कि भाई इनमें से रेड बॉल निकालना है, इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ मीन्स PR बताओ। तो तुमने बोला कि भाई 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ते एक ये रास्ते। तो पहला रास्ता से ये तो पता चल गया कि इवेंट 1 की होने के चांस 50% है, इवेंट 2 के होने के चांस 50% है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी हाफ और इसका प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब 0.5 अब इवेंट 1 ऑलरेडी हो चुका है तो हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मींस PR/E1 जो नीचे लिखते हैं ऑलरेडी हो चुका होता है, इधर पे PR/E2। ये एकदम क्लियर है? तो वही चीज हमने निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ है इसको इसके साथ, दोनों को ऐड कर दिया। आगे देखो हमने वही बात बताया कि भाई ये स्ट्राइक हुआ है स्ट्राइक नहीं हुआ, ये अपने लिए बैग का काम कर रहा है, मतलब बी और सी बैग का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये E1 और E2 था ना, बैग 1 के लिए इवेंट E1 और बैग 2 के लिए इवेंट E2। तो इसी प्रकार यहाँ पे B है इवेंट और C है इवेंट, तो हम क्या निकाले PB और PC। ये बात आ गया समझ में? स्ट्राइक हुआ है तो भाई PB होने का ना होने का, ठीक है, दोनों का चांस। तो यहाँ पे बोलोगे सर 50-50, तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि भाई ये कितना है और ये कितना, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो अब बोला है कि भाई जब स्ट्राइक हो गया है, मतलब स्ट्राइक हो गया मतलब ये इवेंट हो चुका है, बी हो चुका है, तो काम कंप्लीट होने की कंप्लीटेशन ऑफ जॉब का बताइए तो PA/B। इसी प्रकार यहाँ पे हमने लिखा भाई नो स्ट्राइक है, मतलब नो स्ट्राइक है, स्ट्राइक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने C लिखा और जॉब कंप्लीट होने का तो PA/C। ये फ्लो चार्ट समझ में आया? अभी बोलो अच्छे से। हाँ नहीं आया तो ना। यस सर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। बोला है कि पर्सन हैज अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। बोला है कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65, ठीक है। तो स्ट्राइक होने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.65, तो स्ट्राइक ना होने की क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर देते हैं 0.65 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 0.35। ये तो काम हो गया। अब देखो आगे की लाइन में पढ़ रहा हूँ 0.80 that the construction job will be completed on the time if there is no strike। बोला गया है कि भाई समय पे जॉब कंप्लीट होगा, ये देखो कंप्लीटेशन ऑफ द जॉब, जॉब समय पे कंप्लीट हुआ है और कंडीशन क्या लगा दिया है, स्ट्राइक नहीं हुआ है तब। स्ट्राइक नहीं हुआ है मतलब नीचे वाला रास्ता, नो स्ट्राइक वाला ये है, स्ट्राइक नहीं हुआ है तो जॉब समय पे कंप्लीट हुआ है, जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.80, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब A बाई C, मतलब ये हो जाएगा 0.80। ये इसलिए हमने नीचे में लिखा क्योंकि कंडीशन देखो क्या लगा, देयर इज नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक तो यही है, स्ट्राइक नहीं हुआ है और काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्ट्राइक नहीं हुआ मतलब
नहीं हुआ, नो स्ट्राइक अपने आप में एक इवेंट था, मतलब इवेंट सी हो चुका है, ठीक है, और ए का कंप्लीटेशन। ये अभी समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलो। चूक, ग्रेस, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। नहीं है, फिर से दूसरा लाइन पढ़ रहा हूँ। एंड 0.32 प्रोबेबिलिटी होगा दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, जॉब कंप्लीट हो चुका, मतलब प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या लगा दिया गया कि टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, जब स्ट्राइक हुआ है तब काम कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी, तो ये दिया हुआ 0.32, तो हम इसको इधर लिखेंगे। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर बताएंगे। ऐसे लैंग्वेज पकड़ना है। हो गया बोलिए। सर। भाग गया है, हो गया आशीष सर। भाग गया, इच्छुक भाग गया, आशीष है, इच्छुक भाग गया, शायद इच्छुक भी है। इच्छुक हो गया ना आशीष? पूरा हुआ या अभी भी थोड़ा 10% बाकी है? हो गया सर। इच्छुक, कौशल? हो गया सर। तो रूल क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ये ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी बी इंटू पी ए बाय बी, ठीक है, ये कहता है। अब प्लस नीचे वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी सी प्लस इंटू 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 इंटू, ठीक है, अब पी ए बाय सी, ये कहता है। तो हो गया, अपना काम है बनता। इसको डब्बा में डाल देते हैं सुंदर लगने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, इस प्रकार से हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 0.488 आएगा, आप इसको करके देखिएगा। तो इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अब तुम लगा पाओगे, क्लियरिटी तुम्हें मिल गई होगी दोनों एग्जाम्पल की मदद से, या अभी भी नहीं मिली? हो जाएगा ना इच्छुक, आशीष? अब हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। थिंकिंग प्रोसेस पता चल गया ना कैसे सोचना है आशीष? यस सर। हमें इवेंट मान लेना है, बी हमारे लिए स्ट्राइक नहीं है, इवेंट है, बस बात खत्म। जैसे E1 था वैसे बी है, जैसे E2 था वैसे सी है, जैसे हमारे लिए आर था वैसे ए है। अब बाकी तो कहानी है, बस देख लो क्या है। अच्छा, तो बोलोगे कि सर हाँ, अब आता है अगला जो उसको लोग हुआ बना दिया, ये है वो है, अरे कुछ नहीं है भाई, इसका उल्टा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी हम इसको कह सकते हैं, उल्टा सोचना है, उल्टा कहानी, बस बात खत्म। तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ, फिर इसका कोशिश करूंगा प्रूफ भी समझाओ। एक लाइन का प्रूफ है। अगर हमसे पूछ दे क्या क्या क्या, इसको उलट के पूछ देगा। जैसे मान लो कि वही इवेंट 1 और इवेंट 2 पुराना वाला बचपन में जो पढ़े थे ले लेते हैं। इवेंट 1 और इवेंट 2 क्या था? 3 ब्लैक बॉल और 4 रेड बॉल, ठीक है, बैग 1 में। और बैग 2 में था 5 ब्लैक और 4 रेड, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई रेड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसके लिए अपने पास दो रास्ते थे। एक तो PE1 निकालेंगे, इवेंट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम अपना बन जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R जो अपना होता था, ये होता था PE1 इंटू PR/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/E2, तो ये तो होता था। लेकिन अगर हमसे पूछ दे कि देखो भाई, बात ये है कि आपके पास दो बैग है, क्वेश्चन को समझना, घुमाया कैसे जाएगा, ठीक है। एक ही एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि मतलब ज्यादा उलझने ना हो। बोल देगा कि भाई देखो तुम्हारे पास दो बॉल है, मतलब बॉल नहीं, दो बैग है, E1 और E2, मतलब एक इवेंट हमने मान लिया बैग 1 को E1 और बैग 2 को E2, तो दोनों में ब्लैक और रेड बॉल है। समझ रहे हैं गौरव? तुम्हारे पास दो बैग है, दोनों में बॉल है। कौन सा बॉल? पहले वाले बैग में 3 ब्लैक है
और 4 रेड है, और दूसरे वाले में 5 ब्लैक है, 4 रेड है, ठीक है। तो अब पूछा, देखो हमने रेड बॉल निकाल लिया, ध्यान से समझो इच्छुक, रेड बॉल तो हमने निकाल लिया भाई। अब ये बताओ कि ये E1 में से निकला या E2 में से निकला। E1 में से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन को देखो क्या किया है, पहले पूछता था कि भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों में से निकला, किसी में से हमने नहीं देखा। अभी बोल रहा है कि नहीं हमने रेड बॉल निकाल लिया है। अब ये आप बताओ कि E1 में से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर रेड बॉल हमने निकाल लिया, अब ये बताओ कि E2 में से निकला या बैक 2 में से निकला, इसकी क्या मतलब प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ में आया या नहीं समझ में आया, मेरा स्टेटमेंट समझ में आया अशोक? नहीं समझ में आया ना? देखो बोल नहीं, हाँ नहीं बोल दो ना यार, तो फिर वो लगेगा कि नहीं समझ में आया। नहीं है तो बोलो नहीं, फिर से बोलेंगे। कुछ नहीं बोलते हो तो डाउट हो जाता है। अशोक, आशीष, यस सर। आगे ना समझ में? फिर से मैं बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे पहले हमने पढ़ा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, बोला कि भाई देखो हमारे पास 2 बैग है, बैग 1 है, ये बैग 1 है, और ये बैग 2 है। इसमें 3 ब्लैक 4 रेड बॉल है, बैग 2 में 5 ब्लैक 4 रेड बॉल है। तो इनमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमको नहीं पता किस बैग में से निकालेंगे, हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी ड्राइव किया और पढ़ा कि ये निकाल देंगे। अब हमको मतलब अब उल्टा करते हैं काम को, मतलब जो अपना प्रोसेस था उसको बदलते हैं और दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास 2 बैग है, ठीक है, दोनों में ऐसे ही बॉल वगैरह सब कुछ है। हमें बोला कि देखो भाई हमने तो बॉल निकाल लिया, एक बॉल निकाल लेगा गौरव, बोलेगा कि देखो हमने रेड बॉल निकाल लिया। अब ये बताओ कहाँ से निकाला, मुझे नहीं पता, ठीक है, हमने तो नहीं निकाला, आंख बंद करके निकाला। बताओ कि E1 में से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर E2 में से निकला। पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछता था, अभी पूछ रहा है कि नहीं E1 में से निकला या E2 में से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, उल्टा रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ये बेस थ्योरम अभी आगे समझ में। अगर मूर्खों की तरह बात करें तो हम निकालते थे यहाँ पे, ये देखो PR/E1 निकालते थे ना, अभी हम निकालेंगे PE1/R। अब समझ में, PE1/R। यहाँ पे हम निकालते थे PR/E2, लेकिन अभी बोल देगा नहीं सेकंड में से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब PE2/R बताओ। अभी समझ में आया? हाँ बोलो एक बार सब लोग। आवाज जा रहा है? हेलो हेलो। मैं सिचुएशन भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि अपना पूछ दिया कि भाई E1 में से क्या होगा, इसकी बताइए। जाओ गौरव, E1 में से निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है PE1/R। PE1/R क्या होगा, बेस थ्योरम कहता है। इसको याद कर लो और इसका हम प्रूफ भी बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो है उसी को लिख दो, यहाँ पे लिख दो PE1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे में लिख दो PR, बात खत्म। सर ये तो इसमें आपने नया क्या कर दिया, बता रहे हैं। पहला वाला में इंटू कर देना है, क्या कर देना है, E1/R था ना, इसको पलट के इंटू कर दो, PR/E1, हो गया काम खत्म। ये हो गया बेस थ्योरम। इसके मदद से हम आराम से कुछ भी निकाल लेंगे। अगर पूछ देगा कि E1 में मतलब R तो ऑलरेडी हो चुका है, बॉल तो रेड निकल चुका है, तो देखो नीचे हमने लिखा है बॉल निकल चुका है, ठीक है। अब E1 में से निकला तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताया, अगर E2 में से निकला तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताया। अगर पूछ देता यही कि PE2/R क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करते, PE2 लिख देते यहाँ पे और नीचे में लिख देते PR, ठीक है, इंटू E2/R था, हम PR/E2 से मतलब इसको पलट देते, E2/R है तो R/E2 लिख देते यहाँ पे। बस ये हो गया बेस थ्योरम। ये बोलो पहला वाला बोलो या दूसरा वाला बोलो, ठीक है। अभी समझ में आ गया चूक कैसे काम करना है? चुक आशीष, ये क्लियरिटी थी पहले या यहाँ पे था डाउट? हाँ सर क्लियर है अभी। था, क्लियर था। पहले क्लियर था। चुक तुम्हारा क्लियर था पहले से? नहीं सर अभी हुआ है। चलो अच्छी बात है। तो अब हम बेस थ्योरम इसको बोलते हैं, मतलब इसको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मतलब लिख लेते हैं, जैसे E1
E2 E3 डॉट 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 ऑन En, बहुत सारे इवेंट है, ठीक है, आर एन नॉन एम्प्टी इवेंट, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 यूनियन En इज इक्वल टू एस, पहले वाले की तरह, ठीक है। इसको हम एग्जॉस्टिव इन नेचर भी बोल सकते हैं, मतलब यूनियन से ही आएगा सैंपल स्पेस, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एग्जॉस्टिव इन नेचर, ठीक है। उसके बाद थर्ड, पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट भी होने चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे, और जे कैप लगा दिया मैंने तो यार, अनर्थ ही कर देंगे, वेक्टर बना दिए, ई आई अपॉन ई जे, आदत हो गई है, इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे इक्वल नहीं होगा, पहले इक्वल था, इन सब बातों का ध्यान रखना। तो तब जाके बेस थ्योरम लगेगा। बेस थ्योरम यही कहता है कि ई आई अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, अभी एक जनरल केस लिख रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और नीचे में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इनटू ई आई बाई ए है तो ए बाई ई आई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, तो ये हो गया। अब नीचे में पी ए लिखो, या फिर पी ए के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, और ये हो जाएगा पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई। बोलोगे ई कहाँ से घुसेड़ दिए सर आप, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या था जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, यहाँ पे देखो, नहीं अभी नहीं पढ़े थे, ये पहले ही पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है ना। अरे ये क्या हुआ भाई, भाग कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढो, हाँ चलो मिल गया। तो हम ये भी लिख सकते हैं, या नहीं तो राइट साइड वाला जो हमने लिखा, ये दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। राइट साइड वाला इसलिए लिख दिया क्योंकि हम जब प्रूफ करेंगे तो पहले अपना वही आने वाला है, ठीक है। ये बात आ गया समझ में। हाँ बोलिए। हाँ सर। तो इसको करते हैं, इसको कैसे लिखें, चलो इसको ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, एक सेकंड रुको, हैंग मार गया सिस्टम, अरे भाई अभी चल गया। तो हम लिखते हैं, मान लो कि पी ई आई बाई ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं नीचे ऊपर में पी ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाय पी ए। ये हमने कैसे लिखा, जैसे ये था अपना, जैसे पी ई आई इंटरसेक्शन ए रहे या ए इंटरसेक्शन ए, मतलब हम दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ए इंटरसेक्शन ए को लिख लेते हैं पी ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो था अपना, उसके मदद से ऊपर वाले को हमने ऐसे लिख लिया, और नीचे वाला रह गया अपना पी ए, ठीक है। हम निकाल रहे पी ई आई बाय ए, फिर और हम इसको कुछ करें नहीं, ऊपर वाले को सेम रहने दो, पी ई आई इंटू पी ए बाय ई आई, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये तो हमने पढ़ रखा था, एक जनरल केस में आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, एक लाइन का बस प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं, बस इसको लिखना है।
और ये क्या होता है पी ई जे, यहाँ पे इवेंट जे मान लेते हैं, आई ऊपर मान रखे हैं, इनटू पी आई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए अपॉन ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ए हो गया, E1 बाई ई आई बाय ए। ठीक है, तो पी ई आई बाय ए क्या हो जाएगा अपना, ऊपर में हो गया पी ई आई इंटू पी, लिखा जा भाई क्यों लेट हो जा रहा है, ए अपॉन ई आई, और नीचे में इन सबको हम पी ए लिख सकते हैं जैसा कि हमने पीछे दिखाया। इस प्रकार से बेस थ्योरम का प्रूफ मिल गया। यहाँ देखो पीछे में मैंने बोला कि या तो ये लिखो या तो ये लिखो, इस प्रकार से तुम इसको लिख सकते हो, कुछ ज्यादा झमेला इसमें नहीं है। हो गया। आगे इसके लिए कुछ मतलब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है बेस थ्योरम में, ये मैं थोड़ा लिख देता हूँ, इसको भी देख लो। जैसे कि अगर मान लो कि ऐसा इवेंट E1 E2 कुछ भी नहीं, बस उसका रिवर्स है डॉट 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 EN, बहुत सारे इवेंट है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा ऐसे टर्मिनोलॉजी तुम्हें मिलेंगे, मेरा थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम, हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है, सुन के लिख लो, PEI, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, तो इसको हम बोलते हैं, अगर इस प्रकार से कोई चीज लिखा हुआ PEI PE2 EJ E2 E1 कुछ भी लिखे तो इसको हम पढ़ेंगे, अरे यार, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस EI, PRIOR, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, लगता है बंद होने वाला है सिस्टम, मारेगा एक बार हैंग, फिर से बंद होगा, फिर से चालू करेंगे, रुको काट के कर देते हैं इससे अच्छा। इसको कहते हैं क्लोज, सेव एंड एग्जिट, फिर से नया स्टार्ट कर लेते हैं बोर्ड। चूक, ग्रेस, आशीष, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे कि कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, तो जितने सारे इवेंट है E1 E2 E3 इस प्रकार से उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अगर तुम इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ देखते हो कि PEI या E1 E2 EJ कुछ भी, तो इसको हम पढ़ते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, सुन के लिख लो, नहीं लिखा रहा है, ऑफ द हाइपोथेसिस EI। ठीक है, बोलोगे कि सर इसका दूसरा मान लो कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है PEJ अपॉन A प्रकार से लिखा रहता है, तो हम उसको बोलेंगे पोजिशनरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस EJ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 16 देखो, एग्जांपल नंबर 16 को एक बार देखो, इसी पे हम उसको बेस थ्योरम से करने वाले हैं और काफी आसान हो जाएगा ये। इसमें बोला गया है, फिर से बैग वाला ही आ गया, बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक, अभी आया ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, तभी से मजाक चल रहा था। बोला गया कि भाई पेन कहाँ गया मेरा, ये हो गया बैग 1, इसको इवेंट 1 हमने मान लिया। रुक जाओ 1 मिनट, वेट करते हैं, नहीं चल रहा है जरा, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। नेट को रुको, मैं थोड़ा ऑन ऑफ करता हूँ, भागना मत कोई।
हेलो हेलो, एचू, ग्रेस, कौशल, आशीष, आवाज जा रहा है? यस हाँ सर। सर आ रहा है। कुछ लिख ही नहीं पा रहा था मैं, तुम्हारा आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा था, भाग गया था बीच में नेटवर्क। अभी फिर से मैंने फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, फिर जाके आया, अभी ठीक हो गया कनेक्शन। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 16। अभी देखो कितना फास्ट लिखा रहा है, लिखा तो नहीं तो मजा नहीं आता है। तो 2 बैग है अपने पास, बैग 1 जिसको हमने इवेंट 1 मान लिया, बैग 2 जिसको हमने इवेंट 2 मान लिया। बैग 1 में 3 रेड, ठीक है, और 4 ब्लैक बॉल है। तुमने ट्राई भी शायद किया होगा इतने देर में। बैग 2 में ये फर्स्ट नंबर बैग है और ये सेकंड नंबर बैग है। बैग 2 में क्या बोल रहा है कि 5 रेड और 6 ब्लैक है, 5 रेड है और 6 ब्लैक है। देखो तो एकदम आसान क्वेश्चन लग रहा है सर, रेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, फटाक से हम बता देंगे, हमारे पास रास्ता था, ठीक है, फ्लो चार्ट था। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर हम तुमको बताते हैं कि बात क्या है। अब पूछा क्या है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द वन ऑफ द बैग। एक बॉल उठा लिया गया, ठीक है, रेंडमली किसी बैग से, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और पाया गया कि भाई वो रेड बॉल है, मतलब रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुका है। बात समझ में? उसके बाद पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी निकालना है भाई, E2 से निकला इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन आर मतलब रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, मीन्स आर इवेंट हो चुका है, PE2 बाय आर। पूछा है कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया आशीष, एचू, ग्रेस? पुराने वाले हिसाब से ये अपना आर होता था, रेड बॉल होता था, रेड बॉल, इसका पी आर हम निकालते थे, ठीक है। तो पुराने वाले रूल से जो हम लिखेंगे सब कुछ वैसे ही जैसे हम पढ़ रखे थे। तो देखो हमें क्या भाई, बैग 1 है, बैग 2 है, तो इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ, इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 ये भी हाफ। अब देखो इवेंट 1 ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये रेड होगा कि नहीं, ठीक है, इवेंट 1 ऑलरेडी हो चुका है, मीन्स PE1 नीचे में लिख दिए, लेकिन ये रेड बॉल का हम पूछेंगे तो PR/E1। बोलोगे कि सर ये सब काय निकाल रहे, ये सब निकालेंगे लेकिन उल्टा सोचेंगे, ठीक है। अब हम फिर से निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लेकिन इवेंट 2 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, रास्ता हमने सेकेंड वाला ले लिया है, तो E2/R, ये सब निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, 1 बॉल इज द ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। है ना उल्टा पूछा हुआ, मीन्स आर हो चुका है और E2 से पूछा। ये बात समझ में आया सबको कि नहीं, ये बताओ, जल्दी बताओ। हो गया चूक? हाँ सर। तो नीचे हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है ये सिखाते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला में अप्लाई वही पुराना बात ही होना है, बस उल्टा होना है। PE2/R बोला है, ठीक है, E2/R, तो हमने बोला था कि ऊपर में लिख देंगे PE2, हाँ सर लिख दिए, नीचे में लिख देंगे PR, हाँ सर लिख दिए, ऊपर वाले में क्या कर देंगे, पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, E2/R था तो PR/E2 लिख देंगे, और इन सब का वैल्यू निकालेंगे ऊपर से और पुट कर देंगे। सर ऊपर से वैल्यू कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा यार, PE1 देखो हाफ है, PE2 देखो निकला हुआ है हाफ है, R/E1 क्या होगा, मतलब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी E1 में से, इवेंट में से, तो कितने रेड बॉल, 3, टोटल कितने 7, तो 3/7, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने PR/E2, तो रेड बॉल कितने 5 और टोटल बॉल कितने 11, तो ये कितना हो जाएगा 5/11, सारा वैल्यू तो अपने पास है, यहाँ पे लाके पुट करेंगे, तो PE2 देखो ये रहा हाफ, लिखेंगे हाफ, ठीक है, और इनटू PR/E2, तो R/E2 ये देखो ये रहा, तो 5/11 और डिवाइडेड बाय PR, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। बोलोगे कि सर आप फंस गए ना आप, हाँ, तो रेड बॉल की भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, पहले का सारा काम करके फिर बेस थ्योरम निकालना है, तो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ये वाला प्लस सॉरी इनटू ये वाला, मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, PR जो हम बचपन में निकालते थे क्या होगा, PE1 इंटू PR/E1, ये करते थे ना, ऊपर के दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, प्लस नीचे के दोनों का मल्टीप्लाई, PE2 इंटू PR/E2, मतलब पहले का सारा काम करना है, बस यहाँ पे बेस थ्योरम लगाना है उल्टा करके। तो ये कितना हो जाएगा 1/2
2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3/14 प्लस 5/22, 5/22 सही है ना, 6×5=11, 5/22 और 3/7 हाँ 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम। एक काम कर लेते हैं, चलो इसको रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक है। इसी को पुट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ करेंगे चमत्कार। 3/14 प्लस 5/22 कर दिए। अब नीचे में से हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/22 ऊपर, नहीं तो हाफ भी रहने दो, काट देंगे, ठीक है। ऊपर में लिख दिए 1/2 इंटू 5/11 और नीचे में 1/2 कॉमन ले लिए, 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 3/7 प्लस 5/11, ठीक है। ये हाफ से हाफ कट गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इनमें ऊपर में 5, चलो ठीक है, करना पड़ेगा, फिर भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करना, आंसर लिख देता हूँ, पेज कम है, 35/60 टाइप कर पाओगे आराम से। तो ये समझ में अप्लाई कैसे करना है सीखिए। इवन जो था अपना यहाँ पे, इवन जो था वो क्या था, चूजिंग बैग 1, चूजिंग बैग 1, और E2 जो था अपना वो था चूजिंग बैग 2, ठीक है। और ये रेड, ये तो हमने लिख ही दिया है कि आर जो था ड्रॉन बॉल इज रेड। मतलब बेस थ्योरम लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले जो लगाए थे वो सब कुछ करके PR तक जैसे निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। फॉर्मूला बस उल्टा करके लिखना है और उस वैल्यू को पुट कर देना है। समझ में आया? फुल क्लियरिटी मिली या नहीं? ये चूक जल्दी बताओ। आशीष, कौशल, ग्रेस, अब तो नहीं ना अटकेंगे, इसको अप्लाई करना है। नहीं सर। तो बस अब आप इस एक्सरसाइज को पॉइंट 3 को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मेरा मन कह रहा है कि अब नहीं अटकोगे, कहीं पे नहीं अटकोगे, ठीक है। तो ये थर्ड एक्सरसाइज अब करिए, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम 2 रास्ते से निकालते थे वो पूरा काम निकाल लेना है। अब फॉर्मूला को उल्टा लिखना है, क्योंकि इसमें रेड बॉल ऑलरेडी मिल चुका है। अब E1 का पूछे या E2 का पूछे, कोई टेंशन की बात नहीं है। E1 पूछेगा तो जहां जहां पे 1 है वहां पे, अरे इसी क्वेश्चन में बोल देता कि भाई जो रेड बॉल निकल चुका है अब ये बताओ कि इसके प्रोबेबिलिटी बताओ। करना है भाई, यहाँ पे 1 कर देना था, यहाँ पे 1 कर देना था, यहाँ पे 1 कर देना था, बाकी सेम ही रहता, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 करना था। ऐसे अब कर पाओगे, अब इसमें नहीं अटकोगे। तो पॉइंट 3 एक्सरसाइज लेना और उसके बाद हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे न्यू थ्योरी, और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो, मतलब 1 से 2 क्लास और लगेगा। अगर अच्छे से काम करोगे तो 2 क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग, बस उसके बाद काम खत्म। मैथ अपना 27 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे, थोड़ा फिजिक्स करा लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। और तुम लोग को एक मतलब अच्छी बात, ये कुछ भी 5 ईयर का प्रीवियस 5 ईयर का सॉल्व करना है, ठीक है। ये करोगे अच्छा जाने के, अवेलेबल ना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा पेपर, ठीक है। चूक, आशीष, ग्रेस, कौशल, CBSE के पिछले 5 साल के पेपर को करना है। ठीक है सर। एक बार जो टर्म 1 टर्म 2 किया हुआ था तो बोलोगे कि सर ये पेपर भी करना है। हाँ, ये पेपर करोगे तो MCQ स्किल अच्छा हो जाएगा। पहले तो खाली मतलब MCQ पूछा है, तो MCQ चैप्टर तो यहीं से था ना, तो कुछ भी करने से अपना नुकसान नहीं होगा। 19, 20, 21, 22, 19 में तो शायद एग्जाम ही, हाँ 12 का 1-2 पेपर हुआ, तो 19 में शायद एग्जाम नहीं हुआ था। 18, 20, 21, 22 और 17 इतना पेपर करो, ठीक है, 23 तक, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।